कहानी वेडनेसडे एडम्स का श्राप। कहानी की शुरुआत। बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक बार बार अंधेरे को चीर रही थी। शहर के किनारे एक पुरानी सड़ी गली हवेली खड़ी थी, एडम्स मैंशन। सदियों पुरानी इस हवेली के बारे में अफवाह थी कि यहां मौत की परछाई रहती है और जो भी इसके भीतर गया जिंदा बाहर नहीं आया। उस हवेली की अटारी में धुंधली पीली मोमबत्ती की रोशनी में वेंसडे एडम्स खड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और भावशून्य काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसके लंबे 2 चोटियों वाले बाल उसकी पीठ पर चुपचाप झूल रहे थे, लेकिन आज उसके हाथ में कुछ अलग था। एक पुरानी काली चमड़े की डायरी। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ चुके थे और किनारों पर जैसे सूखा खून जमे हो। वेंसडे धीरे धीरे उसकी जिल्द पर उंगलियां फेरते हुए बुदबुदाई, ये वही है एडम्स खून का असली श्राप। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना जैसे खुद ही हिलकर पलट गया और उस पर उभरे शब्द मानो खून से लिखे गए हों। जो भी इन पन्नों को पढ़ेगा उसका नाम मौत की किताब में दर्ज हो जाएगा। वेंसडे ने हल्की डरावनी मुस्कान दी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। उसी रात तूफान के बीच एक टैक्सी हवेली के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरी आदित्य, 24 साल का, लंबा दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक अजीब बेचैनी लिए। वह लंदन से इंडिया आया था अपने एक पुराने रिश्तेदार की मौत के बाद हवेली के कागज देखने। उसे इस जगह के बारे में बस इतना पता था कि ये उसकी मां की तरफ से पुश्तैनी हवेली थी और यहां वेंसडे एडम्स नाम की एक दूर की कजिन रहती है जो शायद अब अकेली बची है। जैसे ही आदित्य ने हवेली के लोहे के गेट को धक्का दिया, वह दर्द भरी चीख जैसा आवाज करता खुला। वेंसडे पहले से खड़ी थी, जैसे उसे आने का पता हो। तुम आ गए, मैंने इंतजार किया था, वेंसडे ने ठंडी आवाज में कहा। आदित्य ने नर्वस होकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हें पता था मैं आने वाला हूं? वेंसडे ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। इस घर को सब पता होता है। रात का खाना बेहद अजीब था। मेज पर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और प्लेटों में ऐसे व्यंजन जो आदित्य ने कभी देखे भी नहीं थे। कुछ काले रंग का सूप जिसकी गंध धातु जैसी थी और एक अजीब मीठी डिश जो खाने से ज्यादा देखने में डरावनी थी। खाने के बाद वेंसडे उसे हवेली की लाइब्रेरी में ले गई। दीवारों पर पुराने धूल भरे बुकशेल्फ और बीच में एक लंबी लकड़ी की मेज। वेंसडे ने अपनी काली डायरी मेज पर रखी। ये हमारी फैमिली का इतिहास है, उसने कहा, लेकिन ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये भविष्य भी बताती है। आदित्य ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर एक पुरानी पेंटिंग बनी थी जिसमें एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें काली, खाली और डरावनी थी। नीचे लिखा था, मार्गरेटा एडम्स, जिसने पहली बार मौत को अपने घर बुलाया। पढ़ते पढ़ते अचानक मोमबत्ती की लौ तेज हुई और फिर अपने आप बुझ गई। अंधेरे में वेंसडे की धीमी आवाज गूंजी, अब ये तुम्हारा नाम जानना चाहती है? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। क्या मतलब? वेंसडे की मुस्कान और फैल गई। श्राप तभी पूरा होता है जब नया खून डायरी में दर्ज हो। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर पड़ी परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें अंदर से खींच रहा हो। वेंसडे ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उसकी आंखें उसी डायरी पर टिकी थीं जो मेज के कोने में पड़ी थी, लेकिन अब डायरी बंद थी। वेंसडे ने भौहें चढ़ाई। मैंने इसे खोला ही कब था? उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में भर गया। उसकी मोमबत्ती की लौ अजीब तरह से नीली हो गई और दीवार पर एक औरत की परछाई उभर आई, लंबी बिखरे बालों वाली, सफेद फटे कपड़ों में लिपटी। उसका चेहरा वेंसडे की तरफ नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन असंभव तरीके से पीछे मुड़ गई। तुम मेरे वादे को तोड़ने आई हो? उस आवाज में न गुस्सा था न दर्द, बस एक ठंडी सपाट नफरत। वेंसडे ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, वादे सिर्फ उन लोगों के होते हैं जिनमें वफा हो। मैं यहां सच लेने आई हूं, देने नहीं। अचानक परछाई गायब हो गई, लेकिन डायरी अपने आप खुल गई।
इस बार उसमें सिर्फ एक पन्ना था और उस पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, जो मेरा है वो लेने की कोशिश मत करना। वेंसडे ने पन्ना फाड़ा और मोमबत्ती से जला दिया। जैसे ही कागज जला, हवेली की नींव हिलने लगी, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे और बाहर की खिड़कियों पर लाल रंग की धारियां बहने लगी, जैसे दीवारों के अंदर से खून रिस रहा हो। उसने तुरंत डायरी अपनी थैली में डाली और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक लंबा अंधेरा गलियारा फैला था, जिसके दोनों ओर पुराने जंग लगे पिंजरे टंगे थे। हर पिंजरे में कोई आकृति थी, कुछ इंसान जैसी, कुछ जानवर जैसी, और कुछ जिनका कोई आकार ही तय नहीं था। एक पिंजरे से हल्की सी सिसकी आई। वेंसडे रुकी। अंदर एक छोटी लड़की थी, लगभग 10 साल की। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। मुझे बाहर निकालो, उसने फुसफुसाया। वो पीछे आ रहा है। वेंसडे ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के सिरे पर एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा चमड़े की तरह सूखा हुआ, आंखें गहरी गुफाओं में ढसी हुई और मुंह इतना चौड़ा कि कान तक फटा हुआ। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वेंसडे का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसका हाथ अब चाकू पर था। अगर तू सच में मरने का शौकीन है तो और करीब आ, उसने बुदबुदाया। अचानक हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं। बस गलियारे के बीच में एक लाल रोशनी जली और उसी रोशनी में वेंसडे ने देखा वो आदमी अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने अपना ठंडा हड्डी जैसा हाथ वेंसडे के कंधे पर रखा और बहुत धीरे कहा, शाप सिर्फ शुरू हुआ है। और अगले ही पल वेंसडे के पैरों के नीचे का फर्श टूट गया। वो अंधेरे में गिर रही थी। वेंसडे का गिरना अचानक नहीं रुका। उसे लगा जैसे वो किसी अनंत गहराई में खिंचती चली जा रही है, लेकिन अचानक वो पानी में आ गिरी। ठंडा सड़ा गला पानी जिसमें किसी दलदल जैसी बदबू थी। वो धीरे धीरे सतह पर आई, लेकिन चारों तरफ पिच पिच अंधेरा था। बस ऊपर, बहुत ऊपर एक छोटा सा गोल छेद था। वहीं से उसने गिरकर प्रवेश किया था। ये हवेली नीचे भी इतनी बड़ी है, वेंसडे ने खुद से कहा और पानी से किनारे की ओर तैर गई। किनारा कीचड़ से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा, उसने महसूस किया ये कीचड़ नहीं, मांस था। उसने हाथ से टटोल कर देखा। हाँ, ये इंसानी चमड़ी थी और नीचे हड्डियों की चरमराहट थी। अचानक अंधेरे में से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वेंसडे ने चाकू निकाला और धीमे से पीछे मुड़ी। 2 लाल चमकती आंखें अंधेरे में तैर रही थीं। वो आंखें ऊपर से नीचे तक वेंसडे को घूर रही थीं, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। और फिर एक अजीब आवाज, जैसे कई बच्चों के रोने की आवाजें एक साथ मिल गई हों। उसके बाद पानी के बीच से एक विशाल विकृत आकृति निकली। उसका शरीर आधा इंसान, आधा कीट जैसा था। लंबी टांगें, धारदार पंजे और मुंह तो जैसे एक गड्ढा था जिसमें सिर्फ अंधेरा और तेज दांत थे। वो गुर्राया, तेरी खून की गंध मुझे ऊपर तक खींच लाई। वेंसडे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मुझे लगता है तू ही वो शाप है जिसके लिए ये हवेली जिंदा है, उसने कहा। दानव हंसा, एक अजीब गूंजती हुई हंसी जिससे दीवारें भी कांप गईं। मैं नहीं, मैं तो बस उसका पहरेदार हूं। असली मालिक अभी सो रहा है। इससे पहले कि वेंसडे कुछ समझ पाती, दानव ने अपने लंबे पंजे से पानी को चीरते हुए उस पर हमला किया। उसने तुरंत साइड में छलांग लगाई, लेकिन पंजा उसके हाथ को छू गया और जैसे ही छुआ, उसके हाथ की नसें काली पड़ने लगीं। उसने बिना समय गंवाए अपनी बेल्ट से एक छोटा शीशे का बोतल निकाला जिसमें गाढ़ा नीला तरल था। उसने बोतल तोड़ी और जख्म पर डाला। एक चुभने वाली जलन के साथ काली नसें गायब होने लगी। तू सोचती है ये तुझको बचा लेगा? दानव गुर्राया। तेरी आत्मा तो पहले ही मेरी है, वेंसडे ने ठंडे स्वर में कहा। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, लेकिन तू आखिरी होगा। उसने अपनी थैली से एक पुराना काले लकड़ी का क्रॉस निकाला जिस पर अजीब सी चांदी की लकीरें बनी थीं। जैसे ही उसने उसे पानी में डुबोया, पानी उबलने लगा और भाप में अजीब आकृतियां बनने लगीं।
बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके चेहरे दर्द से विकृत थे। दानव पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। ये तू कहां से लाई? वेंसडे मुस्कुराई। जहां तूने इन्हें मारा था वहीं से। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगीं और ऊपर से वो बच्ची की काली आंखों वाली आवाज फिर गूंजी, वो आ रहा है। तहखाना जोर जोर से हिलने लगा। ऊपर की छत से धूल और मलबा गिर रहा था। पानी में उबाल सा आ गया और लाल रोशनी पूरे अंधेरे को निगलने लगी। वेंसडे ने देखा वो विशाल दानव जो अभी तक उसका दुश्मन था अब पीछे हट रहा था, जैसे किसी और के डर से कांप रहा हो। तो यह है तेरे मालिक से मिलने का समय। वेंसडे ने ठंडी मुस्कान दी। पानी के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। पहले 2 काले हाथ जिनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और पतली थीं। फिर एक चेहरा नहीं, बल्कि एक मुखौटा जिस पर कोई भाव नहीं, बस 2 गहरे काले छेद। उसके पीछे एक लंबा फटा हुआ काला लबादा लहराता हुआ आया। उसकी आवाज गूंजती थी लेकिन कहीं से भी नहीं आती थी। तुमने मेरे घर में बहुत समय बर्बाद किया, वेंसडे एडम्स। वेंसडे ने चाकू कसकर पकड़ा। मैं यहां बर्बाद करने नहीं, खत्म करने आई हूं। मुखौटे वाला धीमे धीमे पास आया। खत्म? तुम सोचती हो मैं एक इंसान से डरूंगा? मैं वो हूं जिसने इस हवेली को जिंदा किया। मैं वो हूं जिसने यहां हर आत्मा को बांध रखा है। उसके बोलते ही दीवारों से सैकड़ों हाथ निकल आए, पतले खून से लथपथ, जो वेंसडे को पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो बिजली की तरह इधर उधर छलांग लगाती रही, लेकिन जैसे जैसे हाथ टूटते उनकी जगह नए आ जाते। वेंसडे ने अपनी थैली से आखिरी चीज निकाली, एक पुराना लोहे का ताबीज जिसके बीच में नीलम का टुकड़ा जड़ा था। ये तेरा अंत है, उसने फुसफुसाया, लेकिन मुखौटे वाला हंसा। तुमने सोचा ये मुझ पर असर करेगा? ये ताबीज मेरी ही रचना है। वेंसडे की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। हाँ, और हर रचना अपने निर्माता को खत्म कर सकती है अगर उसे उलट दिया जाए। उसने ताबीज को जमीन पर पटका और टूटते ही नीलम का टुकड़ा लाल चमकने लगा। पूरा तहखाना चीखों से भर गया। मुखौटे वाला तड़पने लगा। उसका लबादा राख में बदलने लगा और उसकी आवाज डर से कांपने लगी। नहीं, तुम समझती नहीं। अगर मैं गया, ये जगह तुम्हें भी निगल लेगी। वेंसडे ने ठंडे स्वर में कहा। तो चल देखते हैं कौन किसे निगलता है। आखिरी चीख के साथ मुखौटे वाला पानी में समा गया और साथ ही वो विशाल दानव भी काले धुएं में बदल गया। दीवारें ढहने लगीं, पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। वेंसडे ने ऊपर की तरफ देखा। वही गोल छेद जिससे वो गिरी थी अब बंद हो चुका था। उसने एक टूटी हुई लोहे की सीढ़ी देखी और तेजी से चढ़ने लगी। पीछे से आवाजें अब भी आ रही थीं। तूने हमें आजाद किया, लेकिन हम तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। वो किसी तरह ऊपर पहुंची और खुद को हवेली के टूटे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो बाहर आई, हवेली अंदर से ढहने लगी और पलक झपकते ही उसकी जगह सिर्फ राख और धुआं रह गया। वेंसडे ने गहरी सांस ली, आसमान में चांद की तरफ देखा और कहा, शाप खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने अपनी हथेली देखी। उस पर एक छोटा काला धब्बा था जो धीरे धीरे फैल रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बुदबुदाई, शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई।